हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आप सभी का अपने वेदांत क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साइंस की जो नेक्स्ट क्लासेस थी कि भाई हमने कोशिका वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट, मतलब कोशिका को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब जो है इसी टॉपिक में रिलेटेड कि हम पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होता है, कोशिका चक्र किसे कहते हैं, और सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन क्या होता है। तो आज की क्लास हमारी जो रहने वाली है सेल साइकिल से रिलेटेड रहने वाली है, कोशिका विभाजन से रिलेटेड रहने वाली है ना। तो पहली चीज कि भाई ये सेल साइकिल या कोशिका विभाजन होता क्या है, और सेल साइकिल या कोशिका चक्र जो है किसी भी एक कोशिका के जीवन में क्यों उपयोगी है। तो देखिएगा कि आपको पता है कि प्रत्येक जीव जो है, भाई प्रत्येक जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं क्या होती है, लगातार विभाजित होती रहती है और विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती रहती। और ये हमने जो है कोशिका वाले चैप्टर में बेसिकली ये हमने पढ़ा भी था जब हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में देखा था। कोशिका सिद्धांत की मैं बात करूं तो कोशिका सिद्धांत जो है, सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन वे सेवान नामक वैज्ञानिक ने। और स्लाइडन वे स्वान नामक वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग तो कि किसी भी जीव की सबसे महत्वपूर्ण इकाई या सबसे छोटी इकाई जो है, उसके शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है कोशिका। यानी प्रत्येक जीवों का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। ये था कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। फिर बात करें कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया, मॉडर्न सेल थ्योरी आई। और मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो दी थी आपको रुडोल्फ विर्चोव ने। और रुडोल्फ विर्चोव के अकॉर्डिंग कि जो नई कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। तो भाई जो ये स्टेटमेंट था रुडोल्फ विर्चोव का कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, तो भाई पूर्ववर्ती कोशिकाएं नई कोशिकाओं में कन्वर्ट होगी, फिर यही नई कोशिकाएं आगे विभाजित होकर फिर से नई कोशिकाएं बनाएगी, फिर वो कोशिकाएं और विभाजित होकर फिर और नई कोशिकाएं बनाएगी। तो ऐसे जो है कि ये एक साइकिल चलता रहेगा, ये एक चक्र चलता रहेगा। वो चक्र या वो साइकिल ही क्या कहलाता है, कोशिका चक्र या सेल साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ये टॉपिक। और आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है सेल साइकिल, कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन को लेके। तो पहली चीज तो कि भाई हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कोशिका चक्र के बारे में, सेल साइकिल के बारे में। अब कोशिका से कोशिका का निर्माण होना, कोशिका से कोशिका का निर्माण होना, वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में सेल साइकिल उसी को ही कहेंगे। भाई रुडोल्फ विर्चोव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कोशिका चक्र, या इसे कहेंगे हम सेल साइकिल। रुडोल्फ विर्चोव जो है, रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है किसके द्वारा दी गई थी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था रुडोल्फ विर्चोव। और रुडोल्फ विर्चोव के अकॉर्डिंग उन्होंने एक लाइन कही थी, उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला सेलुलर, ठीक है। ये लाइन कही थी। और इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो यहां हम लिखेंगे नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, कोशिकाओं उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अब देखिएगा कि अगर ये पुरानी कोशिकाएं किस प्रकार से नई कोशिकाएं बनाती है ना, तो मतलब ऐसा क्या क्या स्टेप आएंगे, ऐसी कौन कौन सी फेजेस आएंगे, ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं आएगी जिससे ये पुरानी कोशिकाएं जो है विभाजित होकर इन नई कोशिकाओं में निर्मित होगी, इस नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी, है ना। तो भाई सबसे पहले ये चीज समझाई तो हमें किसने थी, रुडोल्फ विर्चोव ने। अब अगर मैं एक्चुअल में एक सेल साइकिल की बात करूं, एक कोशिका चक्र की बात करूं, तो सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल में कोई भी एक सेल जो है वो निम्न अवस्थाओं से गुजरती हुई फिर से एक नया सेल बनाती है, मतलब सेल से सेल का बनना, सेल से सेल का बनना। अब सेल से सेल के बनने में जो ये बीच वाला प्रोसेस है, ये बीच वाला प्रोसेस
ये लगातार चलता रहता है। भाई ये सेल डिवीजन करके ये सेल बनाएगी, फिर ये वाली सेल्स जो है ये वाली सेल्स डिवीजन करके फिर नई सेल्स बनाएगी। तो लगातार ये क्रम एक चलता रहता है और ये एक पूरे चक्र के रूप में चलता है, पूरे एक साइकिल के रूप में चलता है। इसको कहते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। अब एक्चुअल में कोशिका चक्र या सेल साइकिल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो सेल साइकिल में बात करूं मैं, तो कोशिका चक्र या सेल साइकिल में मेन अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में दो अवस्थाएं होती हैं या दो प्रावस्थाएं होती हैं। सेल साइकिल में ये दो काम होते हैं, कैसे एक कोशिका चक्र पूरा होता है। अगर बात करें सेल साइकिल या कोशिका चक्र की, तो इसमें ये दो अवस्थाएं होंगी। और ये दो अवस्थाएं कौन सी है? पहला होता है इसके अंदर कि कोशिका विभाजित होने से पहले जो है कोशिका विभाजन की पूर्व की तैयारी करती है। कोई भी कोशिका, जैसे हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में जो है कोशिकाएं 24 घंटे के अंदर अंदर विभाजित हो जाती है और नई कोशिकाएं बना लेती है। तो सबसे पहले चीज कि कोशिका क्या कार्य करती है, कोशिका विभाजन होने से पहले, विभाजित होने से पहले जो है सबसे पहले कोशिका जो है कोशिका विभाजन की पूर्व की तैयारी करती है। तो किसी भी कोशिका चक्र में पहली अवस्था जो आती है वो आती है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन से कोशिका विभाजन से पूर्व की तैयारी, कोशिका विभाजन से पूर्व की तैयारी। यानी किसी भी कोशिका के, एक कोशिका ले लो आप कोई भी, और वो कोशिका अगर विभाजित होना चाह रही है तो कोई भी कोशिका विभाजित होने से पहले उस विभाजन की पूर्व की क्या करती है, तैयारी करती है। तो कोशिका चक्र में पहले ये कार्य किया जाता है और उसके बाद में जब पूरी तैयारी हो जाती है तो उसके बाद में कोशिका चक्र में दूसरा फेज आता है कोशिका विभाजन का। क्या आता है? कोशिका विभाजन का। ठीक है, तो इन दो दो प्रावस्थाओं से गुजर कर ही पूरा एक सेल साइकिल चलता है, पूरा एक कोशिका चक्र होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका चक्र मेनली इन दो अवस्थाओं से गुजरता है। पूरा एक कोशिका चक्र, पूरा एक सेल साइकिल जो है वो इन दो अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है कोशिका विभाजन से पूर्व की तैयारी और दूसरी अवस्था है कोशिका विभाजन। जो कोशिका विभाजन से पूर्व की तैयारी होती है इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है अंतरावस्था। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंतरावस्था, या इसी को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहेंगे? इंटरफेस, अंतरावस्था, या इसे कहेंगे इंटरफेस। ठीक है, चलिए। और इसको जो कोशिका विभाजन वाली अवस्था है इसको कहेंगे विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था, या इसको कहेंगे माइटोटिक डिवीजन, विभाजन अवस्था या माइटोटिक। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे माइटोटिक। ठीक है, माइटोटिक फेस कहेंगे इसको। तो विभाजन अवस्था या माइटोटिक फेस कहते हैं और शॉर्ट में इसको एम फेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम फेस भी कहा जाता है। यानी मेनली अगर हम बात करें तो कोई भी सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन कर रही है, सेल में विभाजन हो रहा है, तो उस विभाजन के लिए उस सेल को जो है इन दो अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। अब जो कोशिका विभाजन से पूर्व की तैयारी है उसमें कोशिका क्या क्या करती है? भाई जो ये अंतरावस्था होती है, जो इंटरफेस होती है, इसमें भी कुछ छोटी छोटी प्रावस्थाएं होती है जिसमें से कोशिका को होकर गुजरना पड़ता है। अब वो छोटी छोटी प्रावस्था क्या है? उन छोटी छोटी प्रावस्थाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा वो छोटी छोटी प्रावस्थाएं होती है। जैसे मैं बात करूँ, एक होती है यहाँ पर, सबसे पहली जो प्रावस्था आती है वो कहलाती है जीवन अवस्था। क्या कहलाती है? जीवन अवस्था, जिसे कहेंगे ग्रोथ अवस्था। क्या कहेंगे? ग्रोथ फेस कहेंगे, जिसे कहेंगे ग्रोथ फेस। ठीक है, अब यहाँ पर इस फेस में अगर कोई कोशिका प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? वही कोशिका विभाजन के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रोटीन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है उन प्रोटीन एंजाइम्स को बनाने का काम यहाँ पर होता है। जो भी ऐसे आवश्यक पदार्थ जो कोशिका को विभाजन में सहायता प्रदान करेंगे उन सभी पदार्थों की यहाँ पे क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो इसे कहा जाता है जीवन अवस्था यानी ग्रोथ अवस्था। यानी इस अंतरावस्था में भी कोशिका पहले जिस अवस्था में प्रवेश करेगी वो होती है जीवन अवस्था, ग्रोथ फेज। इसके बाद में अगर बात करें तो सेकंड अवस्था आती है या सेकंड फेज आता है एस अवस्था या एस फेज, है ना, इसको कहेंगे एस अवस्था या एस फेज कहेंगे इसको। ठीक है, इस एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण करना। तो यहाँ इस वाले चरण में जब कोई कोशिका आएगी
तो वो अपने अंदर क्या करेगी, डीएनए का द्विगुणन करेगी। क्या करेगी? डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी, डीएनए का द्विगुणन करेगी। तो यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, बहुत सारे एंजाइम्स का भी संश्लेषण होगा। तो मेनली ये जो अवस्था है वो कहलाती है सिंथेसिस फेज यानी संश्लेषण अवस्था। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको एक ही चीज याद रखनी है, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का रेप्लिकेशन। फिर इससे जब कोशिकाओं के द्वारा ये काम हो जाता है तो फिर इसके आगे कोशिका एक नए फेज में प्रवेश करती है और वो फेज कहलाता है G2 फेज यानी ग्रोथ सेकंड वाला फेज। तो जो भी एंजाइम्स या जो भी प्रोटीन्स कुछ बच गए हो, मैं जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है तारककाय सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम के लिए तर्कु तंतुओं का निर्माण करना यानी स्पिंडल का निर्माण करना है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए आरएनए होते हैं, हरित लोक में स्वयं के डीएनए आरएनए होते हैं, तो उन डीएनए की डुप्लीकेट कॉपियां बनाना करना, ये सारा काम होता है ग्रोथ सेकंड यानी G2 फेज के अंदर, ये सब काम होता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो जो ये अंतरावस्था होती है किसी भी कोशिका विभाजन के पूर्व की तैयारी की अवस्था होती है। और इस पूर्व की तैयारी की अवस्था में कोशिकाएं ये तीन अवस्थाओं से गुजरती हैं। पहला G1 अवस्था, दूसरा S अवस्था, तीसरा G2 फेज से, ठीक है। फिर आती है कोशिका, फिर ये जब पूर्व की तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कोशिका प्रवेश करती है कोशिका विभाजन में। फिर कोशिका विभाजित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी होती है और फिर इसमें होता है कोशिका में विभाजन। तो जब यहाँ पर इस फेज में वो प्रवेश करती है यानी एम फेज में जब कोई कोशिका प्रवेश करेगी तो फिर यहाँ पर भी इसको दो चरणों से गुजरना पड़ेगा। इसका पहला स्टेप आएगा जब यहाँ पर केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन या जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन या जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साथ ही साथ में यहाँ पे होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया भी यहाँ पे होगी। यानी किसी भी कोशिका का केंद्रक भी विभाजित होकर दो केंद्रक बनाएगा और कोशिका द्रव्य भी संपूर्ण रूप से विभाजित होकर बराबर दो भागों के, मतलब प्रत्येक पदार्थ को बराबर भागों में बांटकर एक नया कोशिका द्रव्य और बनाएगा। तो यहाँ पे जो है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया भी होगी, ठीक है। अब जो ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये भी लगभग 4 छोटी फेजेस से और गुजरता है। वो 4 छोटी फेजेस की अगर मैं बात करूं तो एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज, एक होती है एनाफेज और एक होती है टेलोफेज। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि हम जो है इसको डिटेल से अभी स्लाइड पे पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए कि आपको समझ में आया होगा कि सेल साइकिल क्या है। अब देखो अकॉर्डिंग टू इस सेल साइकिल अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कि जैसे कि एक सेल है वो यहाँ से विभाजन के लिए तैयार हो चुकी। तो इस विभाजन के लिए जब वो तैयार हुई है तो सबसे पहले वो 3 स्टेप से गुजरी है। वो 3 स्टेप इसके कौन कौन से हैं पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आया इसका G1 फेज आया, उसके बाद में इसकी S फेज आई, उसके बाद में इसकी G2 फेज आए और उसके बाद में जो है ये M फेज में प्रवेश करी। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोशिका का ये टर्म था या कोशिका का ये सॉरी जो चक्र था वो क्या था भाई, इंटरफेस था। क्या था? इंटरफेस था, अंतरावस्था थी ये, ठीक है। और यहाँ से फिर कोशिका एम फेज में प्रवेश करती है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती। तो यहाँ से ये कोशिका का चक्र जो है लगातार चलता रहता है। मतलब जब ये कोई कोशिका विभाजित होकर इस एम फेज के अंदर जब कोशिका विभाजित हो जाएगी, नई कोशिका बन जाएगी, तो फिर नई कोशिका फिर से इस चक्र के अंदर प्रवेश करेगी। यानी कि यहाँ पे बनी हुई कोशिकाएं भी वापस कहाँ पे प्रवेश करेगी, इस जीवन प्रवस्था में प्रवेश करेगी। फिर जीवन से एस में जाएगी, फिर एस से G में जाएगी, जी से फिर एम फेज में प्रवेश करेगी। ऐसे फिर वापस दोबारा ये चक्र चलेगा। तो लगातार ये चक्र जो है चलता रहता है और उसी को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र या सेल साइकिल। क्लियर है यहाँ पे? कोशिका चक्र क्या है बेसिकली वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेल साइकिल किसे कहते हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, देखो कि आगे एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये जीवन अवस्था में क्या होगा, एस अवस्था में क्या होगा, या प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज क्या अवस्थाएं होती है, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए तो देखो कि कोशिका विभाजन क्या है। रुडोल्फ विर्चोव, अब रुडोल्फ विर्चोव का नाम आते ही सबको मालूम, सबको एक चीज याद आ जानी चाहिए, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा।
और इनका एक स्टेटमेंट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है, कह रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिएगा, स्ट्रॉलबर्ग ने बताया कि नए केंद्र की उत्पत्ति पूर्ववर्ती केंद्रकों से होती है। भाई यहाँ पर देखो कि इन्होंने तो कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यानी कि जो सेल है लगातार विभाजन करती रहती है। और स्ट्रॉलबर्ग के अकॉर्डिंग कि भाई केंद्रक भी विभाजित होता रहता है और नए केंद्रक बनाता रहता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एक नोट है कि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में इनके युग्मकों यानी गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, इसलिए ये जनन कोशिकाएं ए गुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। मानव में एन गुण मतलब ये जो कोशिकाएं हैं वो कितनी होती है भाई, 23 होती है। मतलब ये जो गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, तो मानव में इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 23 जुड़ी होती है, ये पैर में होती है। जनन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाएं द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स होती है। तो मानव में 2n कितना होता है भाई, 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, चलिए, इन्हें कोशिक कोशिकाएं या इनको सॉरी कायिक कोशिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, कायिक कोशिकाएं कहेंगे। कायिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल कहते हैं। आप सभी को पता है कि भाई जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो मैं एक स्लाइड पे यहाँ पे बता देती हूँ कि मानव शरीर में अगर हम बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी जो गुणसूत्र हैं वो पेयर्स में होते हैं। अब जो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो अगर पूछा जाए तो टोटल गुणसूत्र होंगे कितने, टोटल गुणसूत्र होंगे 46। अब इन 23 जोड़ी में से हम बात करें तो सभी को पता है कि 22 पेयर या 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो तो होते हैं कायिक गुणसूत्र। कौन से होते हैं भाई, कायिक गुणसूत्र होते हैं, जो शरीर की बाकी के अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं कायिक गुणसूत्र, तो कहते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम। और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, चलिए, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लिंग। चलिए, अब आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका चक्र, जो कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा है। हार्वर्ड वे पैल्क ने, यहाँ पे आप लिखेंगे हार्वर्ड वे पैल्क, हार्वर्ड वे पैल्क नामक दो वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका यानी सेल साइकिल, कोशिका चक्र या सेल साइकिल को परिभाषित करते हुए बताया कि प्रत्येक कोशिका के जीवन काल में दो प्रमुख घटनाएं होती। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका जो है उसके जीवन में प्रमुख दो घटनाएं होती है, और वो घटना कौन कौन सी है। कोशिका विभाजन की तैयारी, भाई कोशिका विभाजन की पूर्व की तैयारी बोलो या कोशिका विभाजन की तैयारी बोलो, बात एक ही है ना। कोशिका विभाजन की तैयारी, और दूसरा होता है कोशिका विभाजन। तो प्रत्येक कोशिका जो है इन दो घटनाओं से मतलब हमेशा गुजरती रहती। ठीक है, उपरोक्त दोनों परिघटनाओं को मिलाकर ही कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका चक्र या सेल साइकिल में ये दोनों घटनाएं होती। फिर देखिएगा, कोशिका चक्र की हम बात करें तो कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, कोशिका विभाजन की तैयारी है, और वो तैयारी की अवस्था क्या कहलाती है, ये कहलाती है अंतरावस्था या इंटरफेस। क्या कहलाती है, अंतरावस्था या इंटरफेस। इस अंतरावस्था या इंटरफेस में कोशिकाएं पहले जीवन अवस्था में प्रवेश करती हैं, फिर जीवन अवस्था से वो एस अवस्था में प्रवेश करती हैं, फिर एस अवस्था से वो G2 फेज यानी G2 अवस्था में प्रवेश करती। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई कोशिका इस इंटरफेस यानी अंतरावस्था में प्रवेश करेगी, इस इंटरफेस या अंतरावस्था में प्रवेश करेगी, इसका मतलब है उसका प्रोसेस ये रहेगा कि वो जीवन अवस्था में जाएगी, जीवन से एस अवस्था में जाएगी, एस से फिर वो G2 अवस्था में जाएगी, और G2 अवस्था में पहुंचने के बाद में फिर वो एम फेस में प्रवेश करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, ये चक्र चलता है। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो कोई भी कोशिका जो एम फेस में बनी है, वो एम फेस में आने के बाद में, यहाँ निर्मित होने के बाद में वापस से क्या करेगी, वापस से जाएगी जीवन अवस्था में, फिर जीवन से एस अवस्था में, एस से फिर G2 अवस्था में, और फिर से एम फेस। तो लगातार ये चक्र चलता रहता है। ऐसे समझ सकते हो कि एक इंटरफेस अवस्था, उसके बाद में एम फेस अवस्था, फिर उसके बाद में वापस क्या स्टार्ट होगी, इंटरफेस अवस्था। तो ये क्रम जो है लगातार चलता जाएगा, इंटरफेस एम फेस, ये लगातार चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान से सुन। पूछा गया है कि दो मतलब अंतरावस्था किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि अंतरावस्था क्या है या इंटरफेस किसे कहते हैं।
तो दो एम फेस के मध्य की अवस्था, भाई ये जो दो एम फेस है, भाई एक एम फेस के बाद में वापस इंटरफेस अवस्था आएगी, फिर इंटरफेस अवस्था के बाद में वापस एम फेस स्टार्ट होगी, है ना। तो देखो कि दो एम फेस के मध्य की अवस्था, अब दो एम फेस के मध्य है, दो एम फेस के मध्य है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। दो एम फेस के बीच का अंतर है, ये क्या है, इंटरफेस, ठीक है। तो दो एम फेस के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, वो कहलाती है अंतरावस्था, या उसे कहते हैं इंटरफेस। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन अब अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक इंटरफेस से निकलने के बाद कोशिका किस अवस्था में प्रवेश करती है, तो कोशिका प्रवेश करती है एम फेज। क्लियर है यहाँ पे। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि दो इंटरफेस अवस्थाओं के मध्य की अवस्था भी क्या कहलाती है, कहलाती है एम फेज। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दोनों चीजें याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। भाई आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है दो एम फेस, तो एम फेस के मध्य की अवस्था, तो एम फेस के मध्य की अवस्था वो कहलाती है अंतरावस्था। क्या कहलाती है भाई, अंतरावस्था या इंटरफेस अवस्था, या ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी आपको क्या याद रखना है, दो इंटरफेस के मध्य, दो इंटरफेस के मध्य, दो इंटरफेस के मध्य एक एम फेस अवस्था होती, एक एम फेस अवस्था होती, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका कैसे कैसे एक मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक फेस में प्रवेश करती रहती है। नेक्स्ट देखो कि अब चलो ये वाली जब कंप्लीट हो गई, इंटरफेस अवस्था जब कंप्लीट हो गई, अंतरावस्था जब कंप्लीट हो गई, तो कोशिका सीधे कहाँ पे प्रवेश करेगी, एम फेस में। देखो इसे कहते हैं कोशिका विभाजन, ये विभाजन की अवस्था होती है जिसे माइटोटिक फेस भी कहते हैं, और इसी को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एम फेस। अब इसमें दो काम होते हैं, एक होता है केंद्रक विभाजन और एक होता है कोशिकीय द्रव्य विभाजन। ये केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन की अगर मैं बात करूं, तो ये केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन जब ये विभाजित होते हैं तो इनके भी अपने हैं जो है, ये इसमें भी कोशिका 4 स्टेप में प्रवेश करती है। तो केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन किस प्रकार से पूर्ण होगा, केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं होगी, और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। 4 अवस्थाओं की बात की जाए तो पहली अवस्था है पूर्वावस्था, पूर्वावस्था जिसे कहते हैं प्रोफेज। क्या कहेंगे भाई, प्रोफेज कहेंगे पूर्वावस्था, या जिसे कहेंगे प्रोफेज। अब ये प्रोफेज अवस्था क्या है, इसमें क्या क्या मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जब अपन ये विभाजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि प्रोफेज में कोशिका के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। सेकंड इसके अंदर स्टेप आता है, सेकंड अगर बात करूं तो नेक्स्ट आती है मध्यावस्था, और उस मध्यावस्था को कहते हैं मेटाफेज। क्या कहेंगे भाई, मध्यावस्था या मेटाफेज, मध्यावस्था या मेटाफेज। नेक्स्ट मध्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वो कहलाती है पश्चावस्था, पश्चावस्था या जिसे कहेंगे एनाफेज। क्या कहेंगे, एनाफेज, ठीक है, एनाफेज। चलिए, और जो लास्ट होगी अवस्था वो कहलाएगी अंत्यावस्था, मतलब अंत में हो रही है इसलिए अंत्यावस्था, अंत्यावस्था या इसे कहेंगे टीलोफेज, अंत्यावस्था या टीलोफेज। यानी कोशिका विभाजन के अंदर जो ये केंद्रक विभाजित होता है, कोशिका विभाजित होती है, उनमें भी ये 4 स्टेप होते हैं। इन 4 चरण में क्या क्या होता है, कैसे कैसे कोशिका में विभाजन संभव हो पाता है, कोशिका की केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोशिका द्रव्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई कि भाई सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल को फिर से एक बार मैं आपके सामने, अब जो है मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इसको समझना है। देखो इंटरफेस या अंतरावस्था, भाई कोशिका चक्र की हम पहली अवस्था पढ़ रहे हैं, इंटरफेस या अंतरावस्था। तो दो विभाजनों के मध्य, दो विभाजनों के मध्य का मतलब है यहाँ कहा जा रहा है कि दो एम फेस के मध्य, दो एम फेस के बीच की अवस्था है ये ना। तो अंतरावस्था क्या है, दो विभाजनों के मध्य या बीच की अवस्था है जिसमें जिसमें कोशिका नए विभाजन की तैयारी करती है। तो ये अवस्था क्या होती है कि इसमें कोशिका नए विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं इसको विश्राम अवस्था, या इसे विराम अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन आप कर ले, या विराम अवस्था भी लिख ले या विश्राम अवस्था लिख ले, बात एक ही है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ कोशिका आकर सिर्फ विभाजन की तैयारी करती है, विभाजित होती नहीं है ना। इसलिए इसको कोशिका की विराम अवस्था कहते हैं या विश्राम अवस्था भी कहते हैं। लेकिन इस अवस्था में कोशिका में उपापचय क्रियाएं तीव्र होती है। भाई कोशिका अपने डीएनए का संश्लेषण कर लेगी, कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स जो कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होंगे, उनको बना लेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि उपापचय क्रियाएं जो है वो तेज गति से होती तथा कोशिका विभाजन के लिए स्वयं को तैयार करती है। इंटरफेस अवस्था में आपको मेन चीज तो यही याद रखनी है कि कोशिका जो है किस अवस्था में विभाजन के लिए खुद को तैयार करती है। तो इंटरफेस अवस्था यानी अंतरावस्था में कोशिका, कोई भी कोशिका हो, वो स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है। इंटरफेस को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहली अवस्था आती है जीवन अवस्था यानी जीवन फेज, जिसे कहते हैं ग्रोथ फेज। दूसरा आता है इसमें एस फेज, जिसे कहते हैं सिंथेसिस फेज, ठीक है, जिसे कहेंगे सिंथेसिस फेज या एस फेज, ठीक है। तीसरा आता है जी फेज यानी ग्रोथ की सेकंड स्थिति और आती है, वो कहलाती है G2 अवस्था या G2, ठीक है। तो पूरा इंटरफेस या पूरी अंतरावस्था में ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा और आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर भी दिख रहा होगा। ये कोशिका चक्र को दर्शा रहा है, एक सेल साइकिल को चक्र दर्शा रहा है ना। इसमें देखो सबसे पहले कोशिका प्रवेश करती है, सबसे पहले कोशिका प्रवेश करती है इस जीवन अवस्था में। किस प्रवेश करती है? जीवन अवस्था में। फिर जीवन अवस्था से कोशिका प्रवेश करेगी इस एस अवस्था में, एस अवस्था में प्रवेश करेगी, ठीक है। फिर कोशिका इस एस अवस्था से कहाँ जाएगी? G2 फेस में जाएगी, G2 अवस्था में जाएगी। और G2 अवस्था में कोशिका की जब संपूर्ण तैयारी हो जाती है कि वो विभाजन के लिए अब रेडी है, फिर वो कोशिका जो है, कोई भी कोशिका विभाजन के लिए किस अवस्था में प्रवेश करेगी? इस एम फेस में प्रवेश करेगी। कहाँ प्रवेश करेगी? इस एम फेस में। अब ये डायग्राम आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये माइटोटिक डिवीजन यानी एम फेस है और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस लिखा हुआ है, इधर साइटोकाइनेसिस लिखा हुआ है। और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैसे पॉसिबल होता है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे प्रोफेज अवस्था भी आएगी, ठीक है, यहाँ पे मेटाफेज अवस्था भी आएगी, एनाफेज अवस्था भी आएगी और टीलोफेज अवस्था। इस तरीके से ये चक्र जो है लगातार चलता रहे। जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारी स्टेट से कोशिकाएं बन जाती है, लास्ट में जब एक नई कोशिका बन जाती है, फिर से दोबारा से फिर वही कोशिका वापस किसमें प्रवेश करती है? जीवन अवस्था में। तो लगातार ये चक्र जो है कोशिका का चलता रहता है और उसी का चक्र या सेल साइकिल। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में आपको नीचे यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा G0 फेस। अब ये G0 फेस क्या है भाई? अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये G0 की कहानी क्या है? तो इसे G0 फेस या G0 फेस भी कहते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो जीवन अवस्था में आने के बाद भी अपने अंदर कुछ चेंज नहीं करती है, वही रुक जाती है, आगे एस अवस्था में प्रवेश नहीं करती। भाई कोशिका का मेन तो क्या है कि जीवन अवस्था में अपना काम किया और फिर एस अवस्था में प्रवेश कर गई, एस से फिर G2 में कर गई और G2 से फिर डिवीजन के लिए तैयार हो गई, है ना। लेकिन कुछ कोशिकाएं हमेशा इस जीवन अवस्था में ही बनी रहती है, आगे के फेजेस में नहीं जाती है। आगे के फेजेस में नहीं जा रही, इसका मतलब वो विभाजन के लिए तैयार ही नहीं है, वो विभाजित होना ही नहीं चाहती। तो जो ऐसी कोशिकाएं कि जिनमें विभाजन नहीं होता है, वो हमेशा इस जीवन अवस्था में ही बनी रहती है और वो फेज ही क्या कहलाता है? वो फेज कहलाता है G0 अवस्था या G0 अवस्था, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उनमें विभाजन नहीं पाया जाता है। तो यह जो हम कह सकते हैं कि G0 अवस्था में किस प्रकार की कोशिकाएं रहेगी, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है, वो कोशिकाएं G0 फेज में या G0 अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। तो क्लियर हुआ यहाँ पे कि पूरा सेल साइकिल कैसे चला। तो बेसिकली सेल साइकिल की तो होती 3 ही स्टेप है, G1, S और G2। लेकिन फिर भी हम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस G0 को भी याद रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो या G0 अवस्था क्या है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे एक तरीके से कोशिका जो है डिवाइड होती रहती है और लगातार नई कोशिकाएं बनाए रहती है। अब यहाँ से एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइप के भी बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में, अगर बात करें मानव शरीर की, तो भाई बताओ कि मानव शरीर के अंदर जो है
अगर मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर में इस कोशिका चक्र का समय कितना होता है, मतलब मानव शरीर की जो कोशिका है वो कितने समय में मतलब विभाजित होकर नई कोशिकाओं में चेंज हो जाती है, फिर से वो नई कोशिकाएं जो है फिर से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहली चीज की अगर पूछा जाए कि मानव मानव में कोशिका चक्र की अवधि, मानव में कोशिका चक्र की अवधि, मानव में कोशिका चक्र की अवधि होती है 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। कितनी होती है भाई? 24 घंटे। यानी कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो 24 घंटे में विभाजन पूर्व की तैयारी भी कर चुकी होती है और विभाजित भी हो चुकी होती है। यानी एक दिन में कोशिका विभाजित हो, फिर जैसे ही अगला दिन आता है, नया दिन आता है, फिर से जो है कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती है, विभाजित होती है। फिर अगला दिन आता है, फिर कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती है, फिर विभाजित होती है। यानी कोशिका चक्र या सेल साइकिल की जो अगर हम टाइम देखें मानव के शरीर की कोशिका में, तो वो होता है 24 आवर्स। ठीक है। अब इस 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भाई हमने देखा था कि सेल साइकिल कोशिका चक्र में दो स्टेप होते हैं। एक तो होती है इंटरफेस अवस्था और एक होती है एमफेस अवस्था। तो मानव की कोशिका में, मानव के शरीर की कोशिका में जो हम बात करें इंटरफेस अवस्था की, इंटरफेस अवस्था यानी कि अंतरावस्था की बात करें, तो ये कितने घंटे की होती है ना, इसमें कितना समय लगता है। तो मानव शरीर की कोशिका में इंटरफेस की अवस्था चलती है 23 आवर्स। कितनी आवर्स? 23 आवर्स, यानी 23 घंटे तो सिर्फ कोशिका, मानव शरीर की कोशिका 23 घंटे तो सिर्फ विभाजन की तैयारी ही करती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं कि मानव शरीर की कोशिकाओं में इंटरफेस की अवस्था की अवधि कितनी होती है, तो 23 घंटे होती है ना। ऐसे अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, तो एक कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था होती है इंटरफेस अवस्था। सबसे लंबी अवस्था होती है इंटरफेस अवस्था या अंतरावस्था। ठीक है। इसके बाद में कोशिका विभाजन के लिए रेडी हो जाती है। तो एक मानव शरीर की कोशिका में एम फेज जो होता है, एम फेज जो होता है वो होता है मात्र 1 घंटे का, यानी कोशिकाएं 1 घंटे में विभाजित हो जाती है। ठीक है। 1 घंटे में ही विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कोशिका चक्र या सेल साइकिल की अवधि होती है 24 घंटे, और 24 घंटे में 23 घंटे तो सिर्फ अंतरावस्था चलती है, और अगले 1 घंटे में सिर्फ विभाजन होता है, और फिर अगले दिन से वापस कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। अब एक चीज और याद रखनी है आपको कि अगर हम इस इंटरफेस अवस्था को देखें तो क्वेश्चंस कैसे कि मानव शरीर की कोशिका में कोशिका अवधि में सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, इंटरफेस या अंतरावस्था होती है। अब पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल का कितना परसेंट ये इंटरफेस अवस्था कवर करती है, तो देखिएगा कि 95%, कितना? 95% जो है इंटरफेस या अंतरावस्था कवर करती है। और आगे एम फेस की बात करूं तो मात्र 5%, यानी कि 5% जो होता है वो सिर्फ विभाजन वाली अवस्था होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो कुछ और एग्जाम्पल हम देख लें। जैसे कि हम मैं बात करूँ यीस्ट की कोशिका, है ना, यीस्ट जिससे ना भाई आपने देखा होगा बेकरी उद्योग में इसका यूज किया जाता है ना, स्पंज बनवाने के लिए। तो यीस्ट की कोशिका, यीस्ट कोशिका में अगर हम बात करें तो इसमें सेल साइकिल, इसमें सेल साइकिल की अवधि अगर इसका टाइमिंग पूछे तो इसमें होती है 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 आवर, 1.5 आवर में इसका जो है पूरा सेल साइकिल कवर हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे कि ई कोलाई जीवाणु, है ना, ई कोलाई जीवाणु जो हमारी बड़ी आंत में या छोटी आंत में, मतलब जो हमारे आंत में पाया जाता है, तो ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु की हम बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया में ये सेल साइकिल जो है इसकी टाइमिंग होती है मात्र 20 मिनट, यानी 20 मिनट में यहाँ पर एक सेल जो है सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे? जीवाणु कोशिका। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ये आपको याद रखनी ही है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते। चलिए कि आपको सेल साइकिल तो बेसिकली बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस सेल साइकिल में जो ये इंटरफेस अवस्था है इसकी भी जो स्टेप है G1 S और जो G2 वो क्या है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या मतलब उसमें पहुंचने के बाद कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है। चलिए, तो देखो इंटरफेस अवस्था, अंतरावस्था की पहली अवस्था आती है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था की हम बात करें तो पूरे कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था होती है जीवन अवस्था। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कोशिका चक्र की बात की जाए
देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको किस जो है किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले किस ऑप्शन को आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर लाइक मान लो क्वेश्चन, चलो चलो अपन एक स्लाइड लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन दो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सपोजली अगर क्वेश्चन इस टाइप से आया कि किसी भी कोशिका चक्र में, किसी भी कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था, किसी भी कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का है और उस समय ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन जैसे आपके पास में आ गया पहला कि अंतरावस्था, अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस, अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस, ठीक है। और ऑप्शन सेकंड आपके पास आया विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था यानी कि एम फेज, विभाजन अवस्था यानी कि एम फेज। और ऑप्शन थर्ड आया बोथ ऑफ, ऑप्शन थर्ड आया बोथ ऑफ, बोथ ऑफ ए एंड बी या बोथ ऑफ 1 and 2, बोथ ऑफ, जब अपन ने जब 1 लगाया है तो फिर हम 1 और बोथ ऑफ 1 and 2 कि भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। और एक ऑप्शन आ गया कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब तो आपको आंसर क्या देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी भी कोशिका में, किसी भी कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, तो सबसे लंबी प्रावस्था होती है इंटरफेस यानी कि अंतरावस्था होती है, ठीक है। अब सपोजली कि ये क्वेश्चन है तब तो आपको आंसर सीधा सीधा दिख ही रहा है। मान लो इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते हैं कि इंटरफेस यानी कि अंतरावस्था, इंटरफेस अंतरावस्था, फिर उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आता जीवन फेज, जीवन फेज, उसके बाद में ऑप्शन आता आपके पास में एस फेज, और एक ऑप्शन आपके पास में होता G2 फेज, ठीक है। ये होते हैं ऑप्शन में, ठीक है। देन आपको यहाँ पर क्या आंसर देना है, देन आपको यहाँ पे आंसर देना है कि जीवन फेज, है ना। किसी भी कोशिका चक्र में सबसे लंबी प्रावस्था अंतरावस्था होती है, लेकिन अंतरावस्था के अंदर भी सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, जीवन फेज होती है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चंस की भाई किस टाइप के ऑप्शन वहां पे दिए हुए उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। क्लियर हुई ये बात। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने हैं वहां पे। देखिएगा अब कि नेक्स्ट हम बात करें कि इस जीवन अवस्था में पूरी कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है, में गहन कोशिकीय संश्लेषण होता है, ठीक है। यानी कि कोशिकीय, गहन कोशिकीय संश्लेषण होता है यानी कि इसके अंदर आरएनए वगैरह बनेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, ठीक है, और विभिन्न एंजाइम्स में यहाँ पर वृद्धि होगी। इस अवस्था को पोस्ट मायोटिक अवस्था भी कहा जाता है। भाई अब आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन अवस्था को पोस्ट मायोटिक अवस्था क्यों कहते हैं। तो देखना, अगर हम एक साइकिल की बात करें, अगर हम एक सेल साइकिल की बात करें तो देखो कि सेल साइकिल में आपने देखा होगा कि सेल जो है इन 4 अवस्थाओं में बटी होती है, मतलब इन 4 अवस्थाओं के प्रोसेस से गुजरती है। पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है G1 अवस्था, हालांकि मैंने के अकॉर्डिंग डायग्राम को बहुत बड़ा मतलब छोटा बनाया है, पर कोई नहीं, हमें यहाँ सिर्फ समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहले होती है ये अवस्था होती है G1 अवस्था, ये होती है एस अवस्था, ये होती है G2 अवस्था और ये होती है एस अवस्था, सॉरी एम फेज अवस्था। अब यहाँ पर देखो कि भाई क्वेश्चन मतलब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इसे पोस्ट मायोटिक अवस्था क्यों कहते हैं। तो देखो कि एम फेज में, एम फेज में जब कोई कोशिका विभाजित हो जाएगी यानी कि नई कोशिकाएं बन जाएगी, तो जो कोशिका बनेगी वो भी आगे क्या करेगी, विभाजन के लिए फिर से तैयार होगी। तो यहाँ से कोशिका किस में प्रवेश करती है, जीवन में प्रवेश करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एम फेज के बाद वाली अवस्था, एम फेज के पश्चात की अवस्था या बाद की अवस्था, तो बाद में है इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक अवस्था। यानी कि पोस्ट माइटोटिक अवस्था का मतलब है माइटोटिक अवस्था के बाद की अवस्था, ठीक है। तो बाद में है, पश्च है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पोस्ट माइटोटिक अवस्था। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन तो एफ फेज की क्या हो गई, पोस्ट माइटोटिक अवस्था। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आरआरएनए और एमआरएनए। भाई आरएनए भी 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो आरआरएनए और एमआरएनए का निर्माण होता है कहाँ पर, जीवन अवस्था में, जी फेज अवस्था के अंदर इसका निर्माण होता है, ठीक है। साथ ही साथ में प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है यहाँ पर।
इसी अवस्था को प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहा जाता है। विभिन्न एंजाइम्स एवं प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है जीवोत अवस्था में। तो जीवन अवस्था के लिए क्या क्या याद रखोगे, आपको याद रखना है कि एक इंटरफेस अवस्था अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। यहाँ इसे पोस्ट माइटोटिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि एम फेज के जस्ट बाद में यही अवस्था फिर से शुरू होती है, तो इसको पोस्ट माइटोटिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में आरएनए का निर्माण होता है, पर आरएनए का निर्माण कौन कौन सा, आर आरएनए और एम आरएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसे हम जो है प्रथम वृद्धि अवस्था यानी फर्स्ट ग्रोथ की स्टेज कहेंगे इसको, जिसमें विभिन्न एंजाइम और प्रोटीन का संश्लेषण। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आती है एस अवस्था। एस अवस्था जिसे कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब ही होता है संश्लेषण करना। संश्लेषण करने का मतलब किसी चीज का आप निर्माण कर रहे हो, ठीक है। इस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। डीएनए का द्विगुणन का मतलब डीएनए की एक और कॉपी बन जाना, डीएनए से डीएनए का बन जाना ना, डीएनए से एक और कॉपी बन जाना। तो इस द्विगुणन को क्या कहते हैं, प्रतिकरण, या इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी कि नए डीएनए बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नए डीएनए का संश्लेषण हो रहा है, नए डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए का द्विगुणन इंटरफेस की किस अवस्था में होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि भाई डीएनए का द्विगुणन इंटरफेस या अंतरावस्था की किस अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है एस अवस्था में होता है। या डीएनए रेप्लिकेशन जो है इंटरफेस या अंतरावस्था की किस अवस्था में होता है, तो वो एस अवस्था में होता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे G2 अवस्था, तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा यही डायग्राम बनाया हुआ है, तो यही बता दूं कि भाई देखो कि एम फेज के बाद में जीवन अवस्था आती है, इसलिए इसको तो कहते हैं पोस्ट माइटोटिक। क्या कहेंगे इसको, इसे तो कहेंगे पोस्ट माइटोटिक। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्री माइटोटिक कौन सी है, तो आपको बिल्कुल इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि एम फेज के पहले की अवस्था कौन सी है, तो एम फेज के पहले की अवस्था होती है G2 अवस्था। कौन सी होती है भाई, G2 अवस्था। ये जीवन अवस्था तो पोस्ट माइटोटिक कहलाएगी, और ये जो G2 अवस्था है ये कहलाएगी प्री माइटोटिक। क्या कहलाएगी भाई, ये कहलाएगी प्री माइटोटिक, क्योंकि ये जो है माइटोटिक डिवीजन से, मतलब माइटोटिक डिवीजन के पहले की अवस्था है। इससे पहले कोई भी कोशिका इसमें आने के बाद एम फेज में प्रवेश करती है ना, तो एम फेज के पहले की अवस्था होने के कारण इसको प्री माइटोटिक अवस्था कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन तो अपन इस पे सोल्व बताया था। चलो ठीक है, G2 अवस्था। अब जो लास्ट हम पढ़ रहे हैं इंटरफेस अवस्था की, वो है तीसरी G2 अवस्था। इस अवस्था में तीनों प्रकार के आरएनए, अब देखो जीवन अवस्था में केवल एम आरएनए और आर आरएनए यानी 2 आरएनए बने थे, और G2 अवस्था में तीनों आरएनए बनेंगे, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। एम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आर आरएनए यानी राइबोसोमल आर आरएनए, टी आरएनए यानी ट्रांसफर आर आरएनए, ठीक है, का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि भाई तीनों यानी कि तीनों आरएनए का संपूर्ण रूप से निर्माण किस अवस्था में होता है सेल साइकिल के, तो G2 अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ में स्पिंडल यानी तर्कु निर्माण के तर्कु तंतु जो होते हैं, तर्कु तंतु की मैं बात करूं, जब आगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो तर्कु तंतु उनको कहेंगे जहाँ से क्रोमोसोम जो है, मतलब गुणसूत्र जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो तर्कु तंतु होते हैं, इन तर्कु तंतु को स्पिंडल कहते हैं, और इन तंतु तंतुओं का निर्माण जो है वो भी कहाँ होता है, G2 अवस्था में होता है। G2 अवस्था में इन तर्कु तंतुओं को निर्मित करने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत होती है वो प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो G2 अवस्था में स्पिंडल या तर्कु निर्माण के ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई जैसे जब हमने कोशिका के सेल ऑर्गन्स पढ़े, कोशिकांग पढ़े, तो हमने देखा था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया और लवक यानी प्लास्टिड, इनके स्वयं के डीएनए आरएनए होते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया और लवक जैसे कोशिकांगों में विभाजन से इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर विभाजन भी कहाँ होता है भाई, G2 अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए इंटरफेस के बाद सेल इंटरफेस, भाई इंटरफेस अवस्था जब कंप्लीट हो जाती है, अंतरावस्था जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई भी एक सेल या कोशिका विभाजन करने हेतु एम अवस्था या माइटोटिक अवस्था में प्रवेश करती है। किसके लिए प्रवेश करती है भाई, विभाजित होने के लिए प्रवेश। कुछ कोशिकाएं ये यहाँ पे लिखोगी आप,
कुछ कोशिकाएं इंटरफेस, ये क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस, ठीक है। कुछ कोशिकाएं इंटरफेस यानी कि ग्रोथ 1 अवस्था में ही रुकी हुई रहती हैं, इसे G0 अवस्था भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भाई कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें विभाजन नहीं होता है, वो जीवन अवस्था में ही रहती है, वो विभाजन के लिए आगे जाती नहीं है। तो उनकी ये अवस्था क्या कहलाती है, उनकी ये अवस्था कहलाती है G0 अवस्था, और इसी को कहते हैं G0 अवस्था, ठीक है। इसके बारे में लांजा ने बताया था, लांजा नामक वैज्ञानिक ने G0 अवस्था के बारे में बताया था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं कि G0 अवस्था की खो मतलब G0 अवस्था किससे बताई थी, तो लांजा नामक वैज्ञानिक ने बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी का एग्जाम्पल कि भाई G0 अवस्था में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स जन्म लेने के बाद इंटरफेस अवस्था में ही रुकी रह जाती हैं, इनका विभाजन नहीं होता है, मतलब इनका आगे विभाजन नहीं होता है। तो ये कोशिका जो है वो G0 अवस्था की कोशिका। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो आज जो है हम लोगों ने आज की क्लास में सेल साइकिल को स्टार्ट किया था कि क्या होता है कोशिका चक्र, एक कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना, फिर उन्हीं नई कोशिकाओं में फिर से विभाजन, फिर नई कोशिकाओं का बनना। तो इस तरीके से पूरा एक ये चक्र चलता रहता है, वही क्या कहलाता है, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। फिर हमने उनकी प्रावस्थाएं देखी कि सेल साइकिल में कितनी प्रावस्थाएं होती है, तो 2 होती है। एक जो कोशिका विभाजन की पहले की तैयारी करती है वो कहलाती है इंटरफेस या अंतरावस्था, और एक जब कोशिका पूर्ण रूप से विभाजन के लिए तैयार हो जाती है यानी विभाजित होती रहती है, वो कहलाती है विभाजन अवस्था या माइटोटिक फेज, ठीक है। फिर उनके हमने और आगे स्टेप देखे और किस फेज में क्या क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो है इंटरफेस अंतरावस्था को कंप्लीट। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन में भी हम देखेंगे कि भाई जो है अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन कौन सा होता है, असूत्री विभाजन कौन सा होता है ना, मियोसिस, माइटोसिस, ये सारे विभाजन कैसे हैं, वो सब कुछ हम जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप जो है इस क्लास को अच्छे से आपने पढ़ लिया है, अच्छे से आपने समझ लिया है, आप इसको डेली रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास भी थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। थैंक यू।